हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम पिछले लेक्चर में बात किए थे डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की डिफिनेशन क्या होती है, डेंसिटी पढ़े थे, घनत्व क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़े थे, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, स्पेसिफिक वेट पढ़े थे, विशिष्ट भार क्या होता है, विशिष्ट भार, स्पेसिफिक वॉल्यूम, विशिष्ट आयतन क्या होता है पढ़े थे। अच्छे से हमने जान लिया था। अगर आप लोग बीच में वीडियो देख रहे हैं तो कृपया पहला वीडियो देखकर तभी ये वीडियो देखें, तभी आपको आगे समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल सा पढ़ाए थे, जिसमें आज हम बात करेंगे डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी तक अगर पहुंच पाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ तक पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक लेक्चर में दूसरे रहेगा, ये 5 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं हम। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, आज पढ़ेंगे डायनामिक विस्कोसिटी। तो सिंपल सा पहले हम जानेंगे विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी होता क्या है? हमने पिछले लेक्चर में फ्लूइड बताया था। फ्लूइड जिसमें फ्लो होने का गुण पाया जाता है उसे फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब बहने का गुण पाया जाता है, उसे फ्लूइड कहते हैं। तो आज हम वही विस्कोसिटी उसी पे है, कैसे विस्कोसिटी क्या होता है और ये हमारी लाइफ में क्या रोल है इसका, और फार्मूला भी देखेंगे और यूज भी देखेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है। बात करेंगे विस्कोसिटी। श्यानता, श्यानता क्या होती है बात करेंगे। विस्कोसिटी जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, मान लेते हैं, यहाँ पे फिगर से समझाएंगे आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस पर कोई मान लेते हैं वाटर। आपने जनरली देखा होगा वाटर क्या होता है, वाटर बताया था फ्लूइड में आता है, तो हमारा लिक्विड है, फ्लो होता है। तो यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो ये जब इसके पार्टिकल आपस में मोशन कर रहे होते हैं, तो जब ये आपस में मोशन कर रहे होते हैं तो इसके बीच में क्या होता है, मोशन करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, प्रतिरोध, क्योंकि आपस में लड़ेंगे रगड़ेंगे। इस साइड फ्लो हो रहा है, ये वाटर है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसमें पार्टिकल आपस में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, प्रतिरोध। बहने में ये नीचे वाला ऊपर वाले को विरोध करेगा फ्लो होने का, ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को, और ऐसे रजिस्ट करेंगे फ्लो होने में। तो जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है फ्लो में होने में, जो फ्लूइड के फ्लो होने में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, विस्कोसिटी कहलाएगा। जो हमारा फ्लो होने में रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है वो क्या कहलाएगा, विस्कोसिटी। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं फिर से। ये मान लेते हैं कोई वाटर है, बताया था ये फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम विस्कोसिटी है हमारा। तो विस्कोसिटी क्या होता है जानते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम एक फ्लूइड लेंगे, फ्लूइड कोई भी ले सकते हैं आप, जिसमें फ्लो होने का गुण पाया जाता है। तो जब फ्लो होगा तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में फ्रिक्शन की वजह से आपस में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। ये फ्लूइड, ये पार्टिकल, फ्लूइड पार्टिकल जो होगा इसके बीच में प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ये वाला इसके बीच प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, ऐसे सब आपस में प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। श्यानता, आई होप समझ में आया होगा। पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अब डिफिनेशन क्या होती है इसकी, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, जब कोई भी फ्लूइड आप फ्लो करता है तो उसके
तो उसके तरल अणुओं के बीच बहाव को रोकने के लिए एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे, श्यानता या विस्कोसिटी कहेंगे, जिसे हम विस्कोसिटी कहेंगे। श्यानता कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, श्यानता। जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके तरल अणुओं के बीच बहाव को रोकने के लिए एक बल लगता है। जब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो वाटर मान लेते हैं फ्लो हो रहा है, तो उसको फ्लो होने के लिए फ्लो होने में एक प्रतिरोधी बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। क्योंकि हम पानी यहाँ पे गिराते हैं तो पानी कुछ ही दूर तक जाता है, उसके बाद रुक जाता है। किस कारण? क्योंकि विस्कोसिटी के कारण इस पे सरफेस के पार्टिकल इस पे फ्रिक्शन की वजह से, आदि की वजह से हमारा फ्लो रुक जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। विस्कोसिटी आपस में जो फ्लूइड के अणु हैं आपस में फ्लो होने का एक फोर्स लगाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वह फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसमें किसी फ्लूइड फ्लो होने का रेजिस्ट करता है, फ्लो होने के लिए रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी। तो अब हमने जान लिया विस्कोसिटी क्या है। अब डायनेमिक विस्कोसिटी बात करते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी, गतिक श्यानता बोल सकते हैं इसको हिंदी में, गतिक श्यानता। डायनेमिक विस्कोसिटी, तो सिंपल सा हम समझेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी होता क्या है। जैसा कि हमने बताया, विस्कोसिटी किसी फ्लूइड का फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। ये आपस में अणुओं के इंटरनल फोर्स होते हैं जो फ्लो होने में रेजिस्ट करते हैं, फ्लो को करने में। तो हम बात करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है। सिंपल सा एकदम इजी भाषा में समझेंगे। डायनेमिक विस्कोसिटी समझने के लिए हमें पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम जानेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम जानेंगे, क्योंकि इसके बिना ये समझ में नहीं आएगा और वहीं से आया भी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम सबसे पहले जानेंगे क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो सिंपल सा हम देखेंगे क्या होता है। तो न्यूटन ने एक विस्कोसिटी पर नियम दिया, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहेंगे। तो वो नियम क्या है जानते हैं। पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। ये कोई सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसमें कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेयर वाइज फ्लूइड ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है। तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे सरफेस पे जब टच करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या है,
यू वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। वेलोसिटी क्या है? यू इसकी, और ये एक सरफेस से टकराता है, ये एक सरफेस से टकराता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है यहाँ पे? डी यू ये हो जाएगा, और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी जीरो हो जाएगी, u बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब पहला पार्टिकल नीचे वाला टकराएगा सरफेस से तो अपनी पूरी वेलोसिटी खो देगा, क्योंकि टकराएगा तो रुक जाएगा यहीं पे ऐसे। तो आगे जब धीरे धीरे ये वाला और आगे जाएगा, ये वाला और आगे जाएगा, ये वाला ऐसे और आगे जाएगा, ये वाला, और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी आगे, तो एक प्रोफाइल बनकर आएगी, एक प्रोफाइल बनेगी, जो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डी, ऊपर वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डी, और इसकी लेयर की थिकनेस कितनी है? डी वाई। लेयर की थिकनेस क्या है? डी वाई। तो हमने एक कोई भी मान लेते हैं वाटर ही है, तो वाटर फ्लो हो रहा है कहीं पे नदी में या नहर में या कहीं पाइप वाइप में, तो पहली जो नीचे वाली सरफेस से टकराएगा जब वाटर, तो वो अपनी वेलोसिटी खो देगा, जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो हो जाएगी यहाँ पे, और ऊपर वाले की वेलोसिटी डी यू होगी, मान लेते हैं छोटा सा। तो और इसकी थिकनेस कितनी है? उसकी प्रोफाइल की डी वाई हो जाएगी। तो सिंपल सा हम बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने क्या दिया था? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने दिया था कि शेयर स्ट्रेस जो होगा, शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारा? वेलोसिटी ग्रेडियंट यही जो हमारा प्रोफाइल है, tan थीटा du अपॉन dy, हमारा क्या हो जाएगा? du अपॉन dy। टाउ इज इक्वल टू du अपॉन dy। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। टाउ क्या है? टाउ शेयर स्ट्रेस है। जब किसी बॉडी पर शेयर स्ट्रेस बात कर लेते हैं क्या होता है। ये बॉडी रखी हुई है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। हम शेयर स्ट्रेस बात कर रहे हैं क्या होता है, तो कोई बॉडी है जो फिक्स कर दिया गया है, अब इस पे सरफेस के पैरेलल जब से फोर्स लगाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? शेयर फोर्स। जब इस पर शेयर फोर्स लगाएंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा थोड़ा, क्योंकि ये आगे की ओर जाएगी तो डिफॉर्मेशन भी होगा। तो जो ये डिफॉर्मेशन हुआ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगा, लेकिन हमें बात करना है शेयर स्ट्रेस की। तो फोर्स और एरिया जिस पे लगा होगा बल, उसे हम क्या कहेंगे? शेयर स्ट्रेस। तो सिंपल यहाँ पे हमने बताया था अभी कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ जब इस पर फोर्स लग रहा होगा एक, तो वही क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वाई ऑन डी यू अपॉन डी वाई। वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा हमारा। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? यहाँ पे हमने बताया डी यू अपॉन डी वाई। इसे tan थीटा भी लिख सकते हैं। tan थीटा कैसे हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल बनकर आएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, और ये हमारा डी यू, ये हमारा क्या हो जाएगा? डी यू, और ये डी वाई। ये तो tan थीटा क्या होता है? ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस लंब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर लंब। तो अभी हमने बताया कि क्या होता है, tan थीटा जो होगा हमारा डी यू अपॉन डी वाई। तो हम इसे tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी समझ में आया होगा, और शेयर स्ट्रेस भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। शेयर स्ट्रेस जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन यहाँ पे अभी बताया था, जैसा कि फोर्स लगाएंगे सरफेस के पैरेलल, फोर्स लगा रहे हैं सरफेस के पैरेलल,
अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लगाते तो कंप्रेसिबल स्ट्रेस हो जाता। तो यहाँ शेयर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा du अपॉन dy हमारा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही कहता है कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du अपॉन dy होगा। तो जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी आएगा वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जब ये आप लोग जानते ही होंगे du अपॉन dy या tan थीटा भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सिंपल सा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du अपॉन dy। तो टाउ जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का डिजिट घटेगा तो हमारा कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा। आप सभी जानते ही होंगे जैसे ओम्स लॉ में आया था रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो टाउ इक्वल टू म्यू यहाँ पे आएगा म्यू du अपॉन dy। टाउ क्या हो जाएगा म्यू du अपॉन dy। तो जो म्यू होगा हमारा म्यू क्या हो जाएगा हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी टाउ हमारा क्या हो जाएगा डायनेमिक विस्कोसिटी। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था विस्कोसिटी पढ़ा जिसमें फ्लो होने का रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे होंगे फ्लो होने का रेजिस्टेंस बन रहा। तो सिंपल सा यहाँ पे एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के पहले जानेंगे क्या होता है। तो टाउ जो होगा इस पे फोर्स लग रहा होगा तो फोर्स हम निकालेंगे। फोर्स इक्वल टू हो जाएगा तो जो इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो न्यूटन ने ये नियम दिया था कि शेयर स्ट्रेस जो होगा शेयर स्ट्रेस वो किसके प्रोपोर्शनल होगा du अपॉन dy के। शेयर स्ट्रेस du अपॉन dy प्रोपोर्शनल होगा। एक सरफेस लिया हमने उस पे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है u वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था आगे। यहाँ पे आने के बाद u की वेलोसिटी 0 हो गई ऊपर वाले की du तक गया और इसकी प्रोफाइल जो थी dy थिकनेस लेयर की थिकनेस क्या थी dy। तो अब यहाँ पे देखें वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही कहता है। तो यहीं से हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी आया। तो अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है आप सभी को समझ में आ गया होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी और हमने क्या पढ़ा विस्कोसिटी सबसे पहले पढ़ा हमने। फिर उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फिर डायनेमिक विस्कोसिटी समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या मात्रक क्या होता है जानेंगे यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी की मात्रक। तो सिंपल सा अभी हमने क्या पढ़ा टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक। तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये वेलोसिटी थी उसकी और तो टाउ हो जाएगा हमारा म्यू की हमें म्यू क्या डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू क्या था डायनेमिक विस्कोसिटी। तो म्यू से ही हम निकालेंगे यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी वाई अपॉन डी यू। टाउ इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो म्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी वाई
अपान डी यू। इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये डी यू अपान डी वाई अपान डी यू हो जाएगा। तो टाउ की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन या पास्कल। पास्कल होगा इसकी स्ट्रेस की यूनिट, पास्कल। पास्कल पास्कल स्ट्रेस की यूनिट, डी यू अपान डी वाई की यूनिट मीटर सेकंड, डी यू अपान डी वाई की यूनिट मीटर पर सेकंड। पास्कल पर पास्कल मीटर हो जाएगा ये, और मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, और इसकी मीटर पास्कल अपान मीटर प्रति मीटर रहेगा, और ये मीटर, तो मीटर मीटर से कट जाएगा, पास्कल सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, पास्कल सेकंड। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट। पास्कल सेकंड क्या आ जाएगा हमारा, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट, एसआई यूनिट। सिंपल हमने देखा टाउ की यूनिट पास्कल प्रति मीटर, पास्कल प्रति मीटर, और काइनेमेटिक इसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू हमने यूनिट देखी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो वही सिंपल लिखा हुआ है यहाँ हमने, तो मीटर पर सेकंड, और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पास्कल सेकंड हो जाएगा हमारा यूनिट डायनामिक विस्कोसिटी। तो और एक इसका फॉर्म होता है वन किलोग्राम मीटर सेकंड इक्वल टू वन किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड इक्वल टू 10 पॉइस। डायनामिक विस्कोसिटी का हमारा एक यूनिट है, इसको पॉइस में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, तो 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 पॉइस। तो हमारा 10 पॉइस हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अब हमारा आ गया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी हो गया, हमने पढ़ लिया है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी की हमने पढ़ा अभी। डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट पॉइस भी होता है, और हमने पढ़ा पॉइस और पास्कल सेकंड होता है, पास्कल सेकंड, 2 यूनिट पढ़ा, और बस 2 ही एग्जाम में लिखेंगे, नंबर अच्छा मिल जाएगा। पास्कल सेकंड, और वो आप निकालिएगा नहीं, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सिंपल सा, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता, इतना ढेर सारा लिखना रहता है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा, तो सिंपल सा 5 प्रॉपर्टी पूछेगा, तो इसी में से 5 प्रॉपर्टी आपको लिखना रहेगा, कोई 5, तो छोटी छोटी आप लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है हम जानेंगे, सिलेबस में हमारे सिंपल सा डायनामिक विस्कोसिटी से ही निकल कर आया है, डायनामिक विस्कोसिटी से ही निकल कर आया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जब हम डायनामिक विस्कोसिटी को
घनत्व यानी डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब हम डायनामिक विस्कोसिटी को घनत्व से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब हम घनत्व यानी डेंसिटी रो को म्यू अपान रो होता है, इसका फार्मूला हम जानेंगे, अच्छे से देखते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन लिखें, इट इज नोन एज the ratio of dynamic viscosity to density of fluid, उसे हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। या काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी मतलब घनत्व, लिख देते हैं घनत्व का अनुपात ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। डायनामिक विस्कोसिटी को जब हम डेंसिटी यानी घनत्व का रेशियो निकालते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जब हम घनत्व और डायनामिक विस्कोसिटी और घनत्व को का रेशियो निकालते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसे हम V से दिखाते हैं, इसे हम V से डिनोट करते हैं, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो अभी हमने डायनामिक विस्कोसिटी पढ़ा था, क्या होता है डायनामिक विस्कोसिटी। सिंपल सा बात करेंगे डायनामिक विस्कोसिटी, अभी फार्मूला लिख लेते हैं आपसे। V इक्वल टू हो जाएगा रो म्यू बाई रो, म्यू अपान रो। ये हमारा क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला। यहीं से इसकी डिफिनेशन भी आई है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। और म्यू बाई रो जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यहीं से हमारी इसकी डिफिनेशन भी आई है। तो सिंपल सा इसकी यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सिंपल। अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन। हमारा अगला टॉपिक है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव हिंदी में, सरफेस टेंशन को हिंदी में क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव
ट्विस्ट का नाम क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब कोई भी फ्लूइड में हल्की पतली सी कोई हल्की सी पत्ती या कुछ डालने पर उसमें नीचे सुई सुई डालने पर वो नीचे नहीं बैठती। अभी एग्जांपल से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कोई फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, इसमें एक फ्लूइड की सतह पर जब हम ऊपर एक पतली सी सुई रखते हैं तो वो नीचे नहीं डूबती, उसी सतह पर रखी रहती है, तैरती रहती है। तो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन जब किसी फ्लूइड पर कोई भी पतली या कम एरिया वाली, मान लेते हैं कोई सुई या तिनका जब सतह के ऊपर तैरता रहता है तो वहां पे क्या होता है? सरफेस टेंशन। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे ये फ्लूइड है, इधर से देखेंगे आप सभी लोग, तो इस पर एक ऐसे रखेंगे सुई तो वो डूबेगी नहीं। तो किस कारण होता है? सरफेस टेंशन। सिंपल सा हम समझेंगे सरफेस टेंशन कैसे क्या होता है। तो उससे पहले हमें एडिशन ससंजक असंजक बल समझना होगा। क्या होता है ससंजक असंजक बल? ससंजक असंजक आपने पढ़ा होगा 9th में। ससंजक बल, ससंजक बल, ससंजक बल समान अणुओं के बीच बल लगता है। किसी समान अणुओं के बीच, मान लेते हैं वाटर, तो वाटर में वाटर के अणुओं के बीच जब बल लगेगा तो वो ससंजक बल कहलाएगा। समान अणुओं के, समान अणुओं के बीच का बल समान अणुओं के बीच का बल, किसी भी फ्लूइड के समान अणुओं के बीच का बल ससंजक बल कहलाएगा। असंजक, असंजक बल डिफरेंट टाइप के, जैसे वाटर और एयर के बीच के फोर्स लगता है तो उसे असंजक बल कहेंगे। अलग अलग भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को भिन्न भिन्न अणुओं के बीच, अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहेंगे, असंजक बल कहेंगे। मान लेते हैं कोई गिलास में वाटर रखा हुआ है, वाटर है इस गिलास में, तो जब एयर और वाटर के बीच जो बल लगेगा, एयर भरी है ऊपर, नीचे वाटर फिल हुआ है, तो जब एयर और वाटर के बीच बल लगेगा तो क्या कौन सा बल होगा? हमारा असंजक बल। और जब वाटर और वाटर के बीच, इन दोनों अणुओं के बीच बल लग रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा ससंजक बल हो जाएगा। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहेंगे, और डिफरेंट अणुओं के, डिफरेंट पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे? असंजक बल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एयर, ऊपर एयर फिल हुई है, ये ग्लास है, ये वाटर है, तो एयर और वाटर के बीच जो फोर्स लग रहा है अणुओं के, वो क्या कहलाएगा? हमारा असंजक बल कहलाएगा। सिंपल। तो अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। फिगर से समझेंगे एकदम अच्छे से, समझ में आ जाएगा आप सभी को। मान लेते हैं कोई भी बर्तन है, इसमें हमने फ्लूइड भर दिया है, फ्लूइड भर दिया है। कोई भी बर्तन है, इसमें मान लेते हैं वाटर भर दिया है, कोई भी फ्लूइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम वाटर लिए हैं, तो वाटर में जो रहेगा ये वाला पार्टिकल, एक ये वाला पार्टिकल, दो पार्टिकल को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे दो पार्टिकल को देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। तो
तो सरफेस टेंशन अभी इसी गिलास गिलास मान लेते हैं, गिलास है और ये वाटर। तो जब सरफेस टेंशन क्या होता है, जब यहाँ के अणु होगा, इससे अट्रैक्शन फोर्स, इससे अट्रैक्शन फोर्स, इससे अट्रैक्शन फोर्स, इससे इस वाले अणु से, ऐसे पूरा मिलकर बना लेगा और चारों दिशाओं में इसके फोर्स बराबर होंगे, चारों दिशाओं में इसके फोर्स बराबर होंगे अंदर, सतह के अंदर। और जो सतह वाला पार्टिकल रहेगा उस पे नीचे की ओर रहेगा, बगल की ओर, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर वाला फोर्स डिफरेंट अणुओं के बीच जो पर लगेगा वो कम होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। ऊपर वाला भी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो अपनी ओर खींचेगा, इस पे सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट करेगा, सरफेस पे एक टेंशन बनाएगा, ये अंदर की ओर दबने की। ऐसे यहाँ वाला भी कोई है फ्लूइड, वो भी ऊपर लगा रहा है, ये वाला पूरा ऊपर भी लगाएगा नीचे भी लगाएगा, क्योंकि ऊपर भी फ्लूइड है सेम, बगल भी है, इस साइड भी है। लेकिन इसमें केवल ये तीन इसी डायरेक्शन में होगा। आधा फोर्स जो होगा ये ऊपर वाला, आधे का नीचे की तरफ लगेगा, तो सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट होगा, तनाव हो जाएगा यहाँ पे, तो उसे क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। तो सिंपल सा है, फिर से समझते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल अंदर सरफेस के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ वाला पार्टिकल जो होगा इस पे पूरा बैलेंस होगा फोर्स, इस पे फोर्स पूरा बैलेंस होगा, लेकिन इस पर नीचे की ओर बैलेंस नहीं होगा, नीचे की ओर लगेगा फोर्स। इस पे फोर्स बैलेंस होगा क्योंकि सब पार्टिकल लगा रहे हैं फोर्स, ऊपर वाला नीचे की ओर, यहाँ वाला पार्टिकल इसको ऊपर की ओर खींचेगा, नीचे वाला नीचे की ओर खींचेगा, बगल वाला बगल की ओर। और जब यहाँ वाला पार्टिकल होगा तो ये भी तो नीचे की ओर खींचेगा, ऊपर वाला है ही नहीं पार्टिकल, तो ऊपर वाला कहाँ खींचेगा। तो जो होगा हमारा ये सतह जो होगी ये एक टेंशन में आ जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। सतह टेंशन में तनाव हो जाए, सतह सतह पे तनाव तनाव हो जाएगा, तो जिसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। आप सभी को एग्जाम में यही फिगर बना के आना है, पूरा नंबर देगा। अगर ये फिगर नहीं बना रहे हैं तो नंबर नहीं देगा। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, जब किसी फ्लूइड पर, उसके सतह पर लिक्विड पार्टिकल की वजह से नीचे की ओर, अंदर की ओर सरफेस की एक फोर्स लगता है और सतह पर एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। जिसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। फार्मूला देखेंगे इसकी। इसका अपने भाषा में लिख लीजिएगा डिफिनेशन इसकी। जब कोई भी फ्लूइड सतह पर उसके आंतरिक अणुओं के बीच में, समान अणुओं के बीच में लग रहे बलों के कारण सतह पर एक तनाव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। तो अभी हमने फिगर बनाया था एक, तो यहाँ पे एक ये क्या है, मान लेते हैं ये फ्लूइड है, इस पे कोई सुई या कुछ भी रख दीजिए और ये कोई भी लिक्विड है, तो जब इस पे फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तभी बैलेंस हो पाएगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इक्वल टू, इसे किसे डिनोट करेंगे, सरफेस टेंशन इक्वल टू एफ इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ कोई भी जो वस्तु है उसकी लेंथ, एफ बाई एल। सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा इक्वल टू एफ बाई एल। तो फोर्स अपॉन लेंथ जो हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन हो जाएगा। आप सभी को समझ में आया होगा सरफेस टेंशन क्या होता है। जब किसी फ्लूइड पर फोर्स लग रहा होता है तो फ्लूइड कह रहे हैं, सुई या कोई भी तिनके पर जब फ्लूइड के ऊपर तैर रहा होता है तो उसकी लंबाई
और उसके उस पर लग रहे फोर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सरफेस टेंशन। आप सभी को समझ में आ गया होगा सरफेस टेंशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के बाद हमारा है कैपिलरिटी। सरफेस टेंशन हाँ और 3 टाइप के होते हैं। सरफेस टेंशन 3 प्रकार के होते हैं, बात करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। रो ऑफ रूट सिग्मा H2O इक्वल टू क्या होता है हमारा सिग्मा H2O एंड एयर के बीच जो होगा 20 सेल्सियस पर कितना होगा 0.0236 न्यूटन मीटर। 0.0236 न्यूटन मीटर। न्यूटन जो है हमारा फोर्स हो जाएगा और मीटर लेंथ हो जाएगी। तो हमारा यही जल मान लेते हैं यहाँ पे कोई भरा हुआ वाटर, तो इस पे जो फोर्स एयर और वाटर के बीच जो सरफेस पे टेंशन है, एयर और वाटर के बीच जो सरफेस पे टेंशन है वही यहाँ पे दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा की पॉइंट है, ये हमारा की पॉइंट है। जो हमारा सरफेस टेंशन हो जाएगा जल और हवा का, ये 0.0236 न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। तो सरफेस टेंशन ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए सरफेस टेंशन और क्या होता है। लिक्विड ड्रॉपलेट किसी भी फ्लूइड का लिक्विड ड्रॉपलेट है उसका ये समझ में आ गया होगा सरफेस टेंशन क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट। लिक्विड ड्रॉपलेट तरल की बूंदें, मतलब द्रव की बूंदें। द्रव की बूंदें जो होगा उसके लिए सरफेस टेंशन क्या होगा। सरफेस टेंशन द्रव जैसे कोई फ्लूइड है, अभी वाटर को ऐसे छोटी छोटी बूंदें हो जाएंगी अभी बारिश में, तो उस पे क्या सरफेस पे टेंशन रहेगा वो यहाँ पे बता रहे हैं। कोई भी मान लेते हैं बारिश में जब पानी बरसता है तो ऐसे छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, तो इस पर सरफेस टेंशन क्या होगा वो बात करेंगे यहाँ पे। तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा डेल पी इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। तो इस पे जो फोर्स लगेगा 4 सिग्मा बाई डी, इस पे सरफेस पे जो फोर्स लगेगा इस पे, यहाँ सरफेस होगा, अंदर पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, और तो जो इस पे सरफेस पे फोर्स लगेगा वो डेल पी इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। सिग्मा क्या है, वाटर का सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन। सिग्मा क्या है, वाटर का सरफेस टेंशन। डी क्या है, डायमीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, बूंद की डायमीटर। जो वाटर की डायमीटर होगी वो डी जो है मीटर ऑफ ड्रॉपलेट, और जो हमारा सिग्मा होगा सरफेस टेंशन, तो ये हमारा क्या हो गया लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए। लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए हम फोर्स देखेंगे क्या होता है 4 सिग्मा बाई डी। जो डी होगा डायमीटर होगा, सिग्मा होगा सरफेस टेंशन होगा। अब बात करेंगे सोप बबल के लिए। सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन, सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन, सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन बदल भी रहेगा।
जो आप देखे हैं सोप बबल तो देखे ही होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जब लाते हैं वो ऐसे फूंकते हैं और उसमें एक बबल बन जाता है, तो उस पर जो ऐसे शैम्पू या साबुन का रहता है, जो जो गुब्बारा बनता है, बबल बनता है गोला, तो उस पर टेंशन जो होता है वही हम बात करेंगे। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, आपने लाइव के एग्जाम्पल से देख रहे हैं यहाँ पे सॉप बबल के लिए इस पर टेंशन देख रहे हैं, टेंशन क्या रहेगा, इस पर फोर्स क्या लगेगा। तो यहाँ पे डीपी जो रहेगा, डीपी 8 डीपी जो रहेगा या डेल पी 8 सिग्मा बाई डी या इसको ऐसे 2 सिग्मा अपान आर भी लिख सकते हैं। 2 सिग्मा अपान आर डी का आधा यहाँ पे देख सकते हैं, डी जो होगा ये 2 सिग्मा अपान आर लिख सकते हैं। तो सोप बबल के लिए 8 सिग्मा बाई डी होगा। सोप बबल क्या होता है जैसा कि यहाँ पे है, तो इस छोटे बच्चे गुब्बारे जब पानी वाले उड़ाते हैं तो उस पर सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है वो बताता है यहाँ पे डेल पी। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, छोटे छोटे गुब्बारे बनते हैं और उड़ते हैं हवा में, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो हम पहले इसका जो लिक्विड रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, सरफेस टेंशन सिग्मा। लिक्विड सोप बबल का सरफेस टेंशन, लिक्विड सोप बबल का सरफेस टेंशन, और डी जो हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ बबल, डायमीटर ऑफ सोप बबल, डायमीटर सोप बबल जो डी हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ सोप बबल। अब लिक्विड जेट की बात करेंगे हम, यहाँ पे सोप बबल के लिए हम सरफेस टेंशन देखे हैं तो 8 सिग्मा बाई डी। अगर ये सब आप एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ आता है, उसको तो अच्छे नंबर देगा। अगर कहानी लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा। सिंपल सा है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं। तो इस पे जो सरफेस पे फोर्स लग रहा है वो ये इसमें बताया गया है, डी पी इक्वल टू डेल्टा पी। छोटा सा जो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे छोटा सा फोर्स कितना लग रहा है 8 सिग्मा अपान डी। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, सिंपल है। तो अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन। सब सरफेस टेंशन लिक्विड जेट, लिक्विड जेट के लिए हम सरफेस टेंशन यहाँ पे बात करेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड जेट। तो कोई भी मान लेते हैं, यहाँ पे आप देखे होंगे दुकान पे जो गाड़ी की धुलाई वाले दुकान पे रहता है, तो गाड़ी की धुलाई वाले तो उससे फुहारा निकलता रहता है, उस पर फुहारा टाइप का कभी कभी एक सीधी रेखा में फ्लो होता है फ्लूइड। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वो रहता है पकड़ने वाला, जो नोजल रहता है, नोजल से फ्लो होता रहता है फ्लूइड भी। तो इस पे जब कितना कितना फोर्स लग रहा है वो ये बताता है, नोजल है इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो ये बताएगा। नोजल के जब निकलेगा फ्लूइड तो उसके सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है। डीपी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान डी, डीपी इक्वल टू 2 सिग्मा अपान डी। डीपी क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपान डी। तो सिंपल सा है। यहाँ पे क्या नोजल से आप गाड़ी धुलवाने गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, तो उस पर यहाँ पे जब ऐसी सीधी रेखा में, और इसका डायमीटर भी होगा क्योंकि ऐसे फ्लो हो रहा होगा सिंपल सा, तो इस पे सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी छोटा सा वो बताता है।
तो ऐसे रहेगा, तो ये जो हो जाएगा डी हो जाएगा डायमीटर ऑफ, और इस पे छोटे से एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो डीपी हो जाएगा। इसका ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। तो सिंपल सा है, इसमें जो डी हो जाएगा डायमीटर ऑफ लिक्विड जेट, डायमीटर ऑफ लिक्विड जेट, डी जो हो जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ लिक्विड जेट, सिग्मा हो जाएगा सरफेस टेंशन, सिग्मा हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन, और यहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं लिक्विड जेट के सरफेस पे। तो बात करेंगे हम आगे, हमारा अगला टॉपिक है कैपिलरिटी। पहले हम इसकी डिफिनेशन हम लिख लेते हैं सरफेस टेंशन की। द्रव की सतह पर आंतरिक अणुओं के संसंजक बलों के कारण लिक्विड के सतह के अणु पर एक तनाव बल लगता है जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। लिक्विड के सतह पर एक फोर्स लगेगा, वो भी किसके कारण, ससंजक बल, आंतरिक अणुओं के ससंजक बलों के कारण लिक्विड के सतह के अणुओं पर एक तनाव बल लगता है जिसे हम सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। सिंपल है, जब कोई भी लिक्विड रहेगा उसके आंतरिक अणुओं के कारण, आंतरिक अणुओं बीच में दिखाया था, आंतरिक अणु वाला ये नॉर्मल हो जा रहा था, लेकिन ऊपर वाला नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। उसी के फिगर बना दीजिएगा इसमें, आप सभी लोग, तभी नंबर देगा एग्जामिनर। वो फिगर देखेगा, डिफिनेशन पढ़ेगा नहीं तो नंबर देगा, आगे बढ़ेगा। तो सिंपल सा है, सरफेस टेंशन आंतरिक अणुओं के बल के कारण कंप्रेशन में रहते हैं, सभी अणु सतह के कंप्रेशन में रहते हैं, जिसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे, और उस पर एक बल लगेगा जिसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा F/L न्यूटन पर मीटर यूनिट। आप लोग फिगर भी बनाइएगा, तभी एग्जामिनर अच्छे से समझ पाएगा। जैसा कि हमने फिगर बनवाया है अभी आगे, लेकिन पहले ये लिखना है, उसके बाद फिगर बनाना है। आप सभी को सरफेस टेंशन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कैपिलरिटी की तरफ। अपना एक ये सब क्या है, हमारे फ्लूइड की प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, कैपिलरिटी एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे सरफेस कैपिलरिटी क्या होता है।
कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है, हम बात करेंगे यहाँ पे केशिकात। केशिकात, केशिकात क्या होता है हम बात करेंगे। सिंपल सा, जब कोई भी फ्लूइड किसी बर्तन में रखा जाता है तो वो अपने सतह पे, उस बर्तन की सतह पे थोड़ा थोड़ा चढ़ जाता है या फिर उससे हट जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, कैपिलैरिटी। आप देखे होंगे वाटर जब नीचे गिरता है सरफेस पे तो फैल जाता है, किसकी वजह से, कैपिलैरिटी की वजह से। आप लोग देखे होंगे जब किसी भी सूती कपड़े को एक तरफ भिगाते हैं तो दूसरी तरफ अपने आप भीग जाता है, क्योंकि कैपिलैरिटी की वजह से। आप लोग देखे होंगे जब तेल या कुछ गिरता है तो सिंपल सा वो फैल जाता है जमीन पे, किसके कारण से, कैपिलैरिटी के कारण से। तो सिंपल है, अभी हम देखेंगे और समझाएंगे भी, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सिंपल सा पहले हम देख लेते हैं कोएडिशन, ससंजक बल की वजह से। तो ससंजक बल की वजह से कैपिलैरिटी क्या होता है, हम सिंपल सा हम बात करेंगे। इसका जब हम किसी भी, पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेते हैं, डिफिनेशन लिखे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। डिफिनेशन, जब कोई भी द्रव किसी बर्तन में रखा जाता है तो, जब कोई भी द्रव किसी बर्तन में रखा जाता है तब उस बर्तन की सतह पर ससंजक व आसंजक बलों के कारण लिक्विड जो होगा, लिक्विड सतह पर चढ़ते या हटते दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम कैपिलैरिटी कहते हैं, सिंपल है, जब कोई भी लिक्विड हम किसी गिलास या कोई भी बर्तन में रखते हैं तो वो सतह पर चढ़ते तथा उससे हटते हुए दिखाई देते हैं। अभी फिगर में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए आप सभी लोग। जब कोई भी द्रव किसी बर्तन में रखा जाता है तब उस बर्तन की सतह पर ससंजक व असंजक बल कार्य करता है। बल के कारण लिक्विड सतह पर चढ़ने लगता है तो उसे क्या कहेंगे, हम कैपिलैरिटी कहेंगे। तो कैपिलैरिटी हम यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लिए हैं। कैपिलैरिटी सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह नहीं, ये ससंजक व असंजक बल के कारण होता है। तो इसका फार्मूला भी देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कैपिलैरिटी का फिगर। ऐसे नहीं आप सभी ने डिफिनेशन अच्छा लिख लिया होगा। अब हम फिगर अच्छे समझाएंगे। यहाँ पे कोई
भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर, या वाटर लेते हैं, या फिर एक में वाटर लेंगे, एक में क्या लेंगे, ग्लिसरीन, HG, पारा, पारा लेंगे, एक में वाटर लेंगे, एक में पारा। यहाँ पे हम लिक्विड पहले भरेंगे, लिक्विड भर देते हैं इसमें। सिंपल सा समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक बर्तन लिए हैं, इसमें हम फ्लूइड फिल कर दिए हैं, तो इसमें फ्लूइड फिल कर दिए हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं वाटर। एक ट्यूब लिए हैं, ट्यूब मतलब नली एक है, तो उसको हम इसी लिक्विड में डुबाए हुए हैं। इसकी डायमीटर 5 mm से कम है, 5 mm से कम डायमीटर है इसकी। 5 mm से कम डायमीटर हम लेंगे, इसमें 5 mm से कम डायमीटर लेंगे और वाटर फिल किए हैं। तो जब इसको डुबाएंगे तो जो हमारा वाटर होगा वो इस लिक्विड उस पर चढ़ जाएगा ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ गया, इतना H, और ये थीटा एंगल बना रहा है, कितना, थीटा। यहाँ पे H हाइट जो है ऊपर चढ़ गया है। तो अभी बताया था सिंपल कि इसका अर्थ क्या होता है, ये किस कारण होता है। सिंपल है, एडिशन, ससंजक बल, इसमें असंजक बल ज्यादा है, तो असंजक बल की वजह से इस पे सरफेस पे जो है लग रहा है हमारा फोर्स, तो इस पे चिपक जा रहे हैं अणु, यहाँ पे देख रहे होंगे आप सभी। तो ये H हाइट तक ऊपर गया है, और जो ये एंगल बना रहा है ये एंगल जो बना रहा है ऐसे, ये वाला एंगल, ये थीटा, थीटा हो जाएगा, कितना एंगल बना रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कैपिलरिटी। आपने फिगर देखा। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। H इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, H इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन D, रो जी डी, 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिलरिटी हाइट का, हाइट कितना होगा वो बताएगा। तो सिंपल है, ये हमारा आ गया क्या, हाइट। तो कितना हम अभी देखे हैं यहाँ पे कैपिलरिटी, तो ये थीटा जो हो जाएगा इसी को कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जो होगा उसी का कॉस लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। सिग्मा जो हो जाएगा सिग्मा, 4 सिग्मा कॉस थीटा का सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सिग्मा क्या हमारा, सरफेस टेंशन, रो क्या है, डेंसिटी। अभी हमने बताया था कि इसी सब का यूज हुआ है। डेंसिटी आप नहीं पढ़े रहेंगे, इसमें नहीं यूज कर पाएंगे। जी क्या है, ग्रेविटी, जी क्या है ग्रेविटी। डी क्या है, डायमीटर ऑफ
डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब। डी क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ ट्यूब। डी हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब। सरफेस टेंशन हमने यहाँ पे बताया, जो सिग्मा होगा सरफेस 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो जो हमारा इसका कोई घनत्व होगा रो, सरफेस टेंशन होगा यहाँ पे रो, सरफेस टेंशन जो हमारा होगा रो होगा। अब हम बात करेंगे कैपिलरी हाइट। तो हाइट आपने देखा इसकी mm में होगा, यूनिट mm में आएगा, यूनिट क्या हो जाएगा mm में। तो ये कैपिलरी के ये राइज था, कैपिलरी राइज। अभी फाल वाला देखेंगे, राइज, ये कैपिलरी राइज था, ऊपर चढ़ रहा है कैपिलरी राइज। फाल वाला देखेंगे हम, सिंपल है, सेम ऐसे रहेगा, बस उसमें केवल नीचे की ओर रहेगा। आप सभी ये फार्मूला लिखेंगे वहाँ पे एग्जाम में और फिगर बनाएंगे और जो डिफिनेशन लिखवाए हैं वो लिखेंगे। सिंपल है एकदम, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे पानी जब वाटर ग्लास में रखते हैं तो ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा चढ़ जाता है, तो वही है यहाँ पे। तो अब बात करेंगे पारा की। पारे की डेंसिटी हमने बताया था 13,600। तो हम बात करेंगे सरफेस कैपिलरिटी की, पारे की कैपिलरिटी। फिगर बनाएंगे यहाँ पे, सिंपल। उसके बाद में यहाँ पे एक ट्यूब ली थी, अभी बताया था डायमीटर कितना रहेगा, डायमीटर कितना रहेगा 5 mm से कम, 5 mm से कम डायमीटर लेंगे हम, 5 mm से कम डायमीटर रहेगी इसकी, तभी हमें ये एक्शन देखने को मिलेगा, कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल। ये कैपिलरिटी फॉल है, हम बात कर रहे हैं किसकी, कैपिलरिटी फॉल की। तो यहाँ कैपिलरिटी फॉल की, तो इसमें जो होगा जब डुबाएंगे तो ऐसा कुछ रहेगा, सिंपल। सिंपल है ये जब डुबाएंगे ये ट्यूब 5 mm से कम रहेगी डायमीटर जो, तो उसमें फ्लूइड जो है हमारा हट जाएगा नीचे की तरफ, जब चला आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा कैपिलरिटी फॉल। तो इसमें देख रहे होंगे आप एच हाइट तक हमारा कैपिलरिटी फॉल हो गया है। तो अब हम बात करेंगे कैपिलरिटी फॉल जो है हमारा एच हाइट तक हो गया है। तो इसमें ये जो होगा हमारा ये एंगल हो जाएगा थीटा, यहाँ पे थीटा, ये चाहे मान लीजिए चाहे थीटा हो जाएगा। तो आप सभी देख रहे होंगे ये थीटा हो जाएगा, तो सही बना दें इसको। तो थीटा एंगल हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे देख लीजिए। तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अभी हमने बताया था कि कैपिलरिटी फॉल जो होगा ये ऐसे रहेगा। तो H इक्वल टू क्या बताया था, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी। डी क्या था डायमीटर, जी क्या था ग्रेविटी, रो क्या था डेंसिटी, ग्रेविटी पता ही होगा, डेंसिटी फ्लूइड की पता होगा, और रो अभी सिग्मा बताया था सरफेस टेंशन, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने अभी डिस्कस किया था, तो जो हमने अभी बताया था वो कैपिलरी राइज था। तो कैपिलरिटी राइज के लिए H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी।
तो ये पॉजिटिव में आएगा राइज। अगर ये H जो है पॉजिटिव आ रहा है तो राइज होगा, अगर निगेटिव आ रहा है H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी, हमारा निगेटिव में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा फाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिक्विड हट रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा कैपिलरिटी फाल। सिंपल है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचा है लास्ट टॉपिक आज का, कैपिलरिटी के बाद वेपर प्रेशर। अभी दो टॉपिक है, वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की ओर चलते हैं। वेपर प्रेशर और है कंप्रेसिबिलिटी। वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, दो टॉपिक बचा हुआ है आज का। हमने अभी पहले पढ़ा डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, पहले पढ़ा विस्कोसिटी, फिर उसके बाद में डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फिर उसके बाद में पढ़ा हमने सरफेस टेंशन, उसके बाद कैपिलरिटी, फिर उसके बाद में कैपिलरिटी राइज, कैपिलरिटी फॉल, फिर उसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। अब हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है देखते हैं, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, हिंदी में क्या कहेंगे इसे, वाष्प दाब। वाष्प दाब, जब किसी भी फ्लूइड को हम गर्म करते हैं तो उसमें वाष्प बनने लगता है, तो जब वाष्प बनता है तो उसके लेयर पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वह प्रेशर है जब किसी फ्लूइड पर हम टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, उसमें गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें वाष्प बनने लगता है, तो उस पर एक सतह पर एक फोर्स, एक दबाव लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। फिगर के माध्यम से समझेंगे हम इसे, वेपर प्रेशर क्या होता है। मान लेते हैं ये हमारा कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें फ्लूइड या लिक्विड गैस में नहीं होता वेपर प्रेशर, लिक्विड भरा हुआ है। तो जब इसको हीट करेंगे हम नीचे से, यहाँ बर्नर लगाकर हीट करेंगे, ये हीट कर रहे हैं, तो इसके पार्टिकल जो है वाष्प बनकर बाहर की ओर निकलने लगते हैं। तो जब बाहर निकलने लगते हैं तो सतह पर एक प्रेशर लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ये बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा फ्लूइड होगा वो सतह पर एक प्रेशर जनरेट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो आप सभी को समझ में आया होगा वेपर प्रेशर क्या है। जब किसी फ्लूइड लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसमें वह वेपर बनने लगता है, तो वेपर जब बनता है तो उस पर सतह पर एक प्रेशर लगाता है, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वाष्प दाब वह दाब है जब किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, होने लगता है, तो वह अपने सतह पर एक दाब लगाता है, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब।
वेपर प्रेशर वाष्प दाब कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। फिगर के माध्यम से अभी हमने समझाया है, उसको उस फिगर को इसी के नीचे बनाना है, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, नहीं तो कहानी पे नहीं देगा। फिगर बनाना है, इस पे एक दाब लगेगा जिसे हम वाष्प दाब कहेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जो हमारा फ्लूइड होगा वो वेपराइज होगा, तो सतह पर एक प्रेशर जनरेट करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है, डेफिनेशन भी लिख दिए हैं, आप सभी साथ साथ लिखते चलिएगा हमारे, ताकि अच्छे से समझ में आए और एग्जाम में भी लिख पाए। वेपर प्रेशर वह प्रेशर है जब किसी फ्लूइड को या फ्लूइड लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो वो अपने सतह पर प्रेशर जनरेट करता है, जिसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। जब किसी फ्लूइड को हम फोर्स लगाकर दबाते हैं और उसके आयतन में चेंज हो जाता है, डेंसिटी में चेंज होता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। जब हम किसी फ्लूइड को दबाते हैं तो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। अब फिगर के माध्यम से समझेंगे ताकि आप सभी को समझ में आए। जब किसी फ्लूइड, मान लेते हैं इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसके बाद में इसमें पिस्टन लगाकर इसको दबाते हैं तो इस पर इसमें जो आयतन चेंज होगा, इसकी डेंसिटी चेंज होगी, उसे क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे पहले, डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। जब किसी फ्लूइड को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। मान लेते हैं इसके आयतन, फोर्स लगाएंगे, इसमें इसके वॉल्यूम में कमी होगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसे क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी है। दबाया, कंप्रेस किया जाता है और उसमें उसके आयतन, डेंसिटी, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। जब किसी फ्लूइड को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, मान लेते हैं इसमें सिलेंडर है, ये मान लेते हैं, इसमें पिस्टन लगाकर इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको अंदर की ओर दबाया गया, तो उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या कहलाएगा, हमारा कंप्रेसिबिलिटी। सिंपल सा है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये डेफिनेशन आप सभी लिख लिए होंगे, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। सिंपल है, जब फ्लूइड को कंप्रेस किया जाता है तो उसकी डेंसिटी, आयतन आदि में चेंज होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। फिगर के माध्यम से समझेंगे। चलिए फिगर यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं इसमें
गैस या एयर भरी हुई एयर। तो यहाँ पे एक पिस्टन लगा दें, पिस्टन लगा दिए हैं। अब इसको हम पिस्टन पे लोड लगाकर इसको अंदर की ओर दबाएंगे तो इसकी एयर की डेंसिटी बढ़ेगी और बैलून कम हो जाएगा, क्योंकि इतने में था, मान लेते हैं बाद में यहाँ पे आ जाएगा इतने में, तो इतना चेंज हो जाएगा बैलून। तो क्या हमारा ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्रेसिबिलिटी। अब हम इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं, इसे हम बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dV अपान V अपान क्या हो जाएगा dP। तो हमारा हो जाएगा बीटा इक्वल टू -1/V dV अपान dP। तो हमारा बीटा इक्वल टू -1/V dV अपान dP। ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी की फार्मूला। ये dP प्रेशर लगाएंगे, dP फोर्स, P जो है फोर्स, और जो भी हमारा है वॉल्यूम है, माइनस भी ये इसलिए आया है क्योंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये माइनस में आएगा। तो सिंपल है, यही हमारा क्या हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला। अब हम चलते हैं, आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा पहले ये देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा डायनामिक विस्कोसिटी, नंबर 2 पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तीसरा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, थर्ड था सरफेस टेंशन, चौथा था कैपिलैरिटी, पांचवा था वेपर प्रेशर, अभी बात किया था। छठवा था कंप्रेसिबिलिटी। तो हमने आज ये टॉपिक किया डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, वेपर प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या क्या, वो भी बता देते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा, डायनामिक विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आया है ये। फिर उसके बाद में काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी का डेंसिटी से रेशियो जो होगा डेंसिटी का, वो क्या हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन फोर्स अपान लेंथ जो हो जाएगा हमारा सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी 4 सिग्मा cos थीटा अपान क्या हो जाएगा 4 सिग्मा cos थीटा अपान रो जी डी, ये हमारा कैपिलैरिटी हो जाएगा 4 सिग्मा cos थीटा अपान रो जी डी। कैपिलैरिटी हमने देखा वेपर प्रेशर, जब किसी वाष्प को फ्लूइड को गर्म करते हैं तो उसमें सतह पर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम क्या कहेंगे वेपर प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी, जब किसी फ्लूइड को दबाया जाता है तो जो कंप्रेसिबिलिटी होती है हमारी ये गैसेस कंप्रेस होती हैं और लिक्विड नहीं कंप्रेस होती हैं। लिक्विड कभी नहीं कंप्रेस होंगी, जनरली लिक्विड कंप्रेस नहीं होती, मान लेते हैं कभी कभी, लेकिन लिक्विड जो हमारा कंप्रेस नहीं होती। केवल कंप्रेसिबिलिटी गैस के लिए है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम चेंज होगा, आयतन चेंज होगा और डेंसिटी चेंज होगी। तो हमने बात किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम क्या क्या पढ़ना है वो बता देते हैं आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर का फ्लूइड प्रॉपर्टी पर इफेक्ट, टेम्परेचर का तापमान का इफेक्ट
इफेक्ट देखेंगे हम अगले लेक्चर में। किस पे? फ्लूइड प्रॉपर्टीज फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि हमने अभी डायनामिक विस्कोसिटी पर टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होगा, कंप्रेसिबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा, और डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होगी या ज्यादा। सिंपल सा बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।